कंडीशन, जो बेल कैंसलेशन की जो कंडीशंस होती है वो मैंने सारी पूरी कर रखी है। अब सब चीज पूरी मैंने की हुई है। जैसे ही मुझे दांव पेच वो पहलवान वाला लगता है कि जब दो पहलवान लड़ते हैं तो जैसे ही एक पहलवान का दांव लग जाता है फौरन पटक देता है। तो हम भी उस वक्त के इंतजार में हैं, जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट से कोई पॉजिटिव ऑर्डर होता है तो हम इस चीज को करेंगे और इसको जेल भेजने का जरूर काम करेंगे। हम आपके यहाँ इसको डायरेक्ट नहीं आने देंगे, बाकायदा इसको जेल डाल के इसको सजा भुगतवा के उसके बाद इसको आपके यहाँ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। विदाउट एनी डिले मेरा आपसे सवाल सर ये है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी सीमा हैदर के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं और उनका स्टेटस क्या है, जो अहम केसेस हैं, और उनको जरा मुख्तसर साहब बता दें। सीमा हैदर के तो कई केसेस है ना, क्रिमिनल केसेस अलग है उस पे, जिसमें ये जेल जाएगी, जिसमें इसको सजा होगी, वो केसेस अलग हैं, जिसमें 156(3) सीआरपीसी के तहत 20 सेक्शंस में हमने इसके खिलाफ जेवर कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें एक शोहर के रहते हुए दूसरी शादी करना बाइगैनी 494 आईपीसी, जो अब रिपील होकर के दूसरी सेक्शंस में आ गई है। तो उसके बाद 420 जो गलत बयानी करके एफआईआर में पुलिस को गलत बयानी करके नाम पता गलत बताया गया, हस्बैंड का नाम बताया गया गुलाम हैदर, बाद में कहती है कि मैं सचिन मीना की वाइफ हूँ। बेल एप्लीकेशन में फर्जी एफिडेविट लगाया गया, बेल एप्लीकेशन को फर्जी तरीके से ड्राफ्ट करके कोर्ट में लगाया गया, और एक एफिडेविट अंडरटेकिंग दी गई कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। ऑर्डर में भी हुआ कि गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। जैसे ही बेल मिल जाती है तो कहती है कि मैंने तो पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में शादी की थी। तो ये एक तरह से 420 है, 420 है, फोर्जरी है, जालसाजी है, इसमें हमने सेक्शंस लगाई है। और एक शोहर के रहते हुए, एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करना बिना तलाक लिए, वो बाइगैनी की डेफिनेशन में आता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है कि वो बाइगैनी में जो लोग लिप्त पाए जाएंगे, शामिल पाए जाएंगे, दोनों जो मेल भी होगा फीमेल भी, उनको 6 इकट्ठे जेल नहीं रहेंगे। पहले 6 महीने वो जो शोहर बना है पहले वो जेल में रहेगा, जब वो 6 महीने के बाद बाहर आएगा तो फिर उसकी बीवी जेल में जाएगी, तो वो बाहर आएगा, फिर वो, ये लेटेस्ट जजमेंट आया है। तो इसमें हमने 20 धाराओं में वो केस लगाया हुआ है, वो चल रहा है। मानहानि के इस पे 3 केसेस लगे हुए हैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में। वो चूंकि उसमें एविडेंस नहीं हो पाई थी, मैं नेपाल चला गया था और कई वीजा इश्यूज भी थे, तो जब तक वीजा इश्यूज क्लियर हो जाएंगे गुलाम हैदर आ जाएगा, उसकी गवाही कराएंगे, वो भी चला हुआ है। उसके अलावा पानीपत में भी हमने जो क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ जो बकवासबाजी की थी, जो डिफेमेशन करने की कोशिश की थी और पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर के, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनको इनकी सबकी बाट मैंने लगा रखी है और आने वाले टाइम में जिनको जेल की ऐसी हवा खिलाऊंगा कि ये याद रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंसान जब क्राइम करता है उसको एहसास नहीं होता, वो समझता है कि जो है ना मैं उस पर अटैक कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन जब बाद में कार्रवाई अच्छी तरीके से होती है ना तो वो पछताता है, वो उसको सब दिन याद आते हैं कि ऐसा ना करता तो ऐसा होता। तो वो सारी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उन पे गवाहियों पे लगा हुआ है। कल फरीदाबाद पोस्को कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, लेकिन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो कि बच्चे बल्लभगढ़ हरियाणा से जो है रिकवरी हुए थे, फर्स्ट टाइम सीन जो आइडेंटिफाई हुए थे, वो जुरिडिक्शन जिसकी है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बनती है। देखिए फॉरेन एक्ट में ऐसा होता है कि आप तो वकील साहब सब कुछ समझते हैं, इस चीज को अच्छी तरह पढ़ा भी आपने, जब भी अगर हमारे भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान में कहीं भी पकड़ा जाएगा बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, तो अगर वो लाहौर में पकड़ा जाएगा तो वो लाहौर की जुरिडिक्शन होगी और वहीं पर्चा दर्ज होगा। बिल्कुल पहली बार जहां ये आइडेंटिफाई होगा कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का है, पहली बार जहां उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे सिविल पब्लिक द्वारा, चाहे पुलिस द्वारा, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, या किसी भी कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो या किसी भी एजेंसीज द्वारा, तो उसी स्थान पर, उसी जगह पर उसकी जुरिडिक्शन मानी जाएगी। तो ये बच्चे और सीमा हैदर जो भारत में पहली बार आइडेंटिफाई हुए है, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और ये पाकिस्तानी सीमा हैदर है, वो बल्लभगढ़ हरियाणा में हुए।
और वो बल्लभगढ़ के 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, एसएचओ सदर, एसएचओ आदर्श नगर और एसएचओ सिटी बल्लभगढ़, 3 और 56 सेक्टर 56 या 54 कुछ ऐसा बिल्कुल सही। पुलिस स्टेशन है, 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं। तो मैंने चारों एसएचओ को गवाही के लिए बुलाया है, चारों एसएचओ कोर्ट में आके गवाही देंगे। उन मुंशीज को भी बुलाया गया है जो हेड मोरर होते हैं, जो हेड मोरर का काम देखते हैं, जो कंप्लेन, जो थाने के जो हेड कांस्टेबल जो किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जो कंप्लेंट आती है, उनको भी मैंने बुलाया है। उनके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं, जो एसीपी डीसीपी लेवल के, कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को भी मैं कोर्ट में गवाही कराऊंगा। लेकिन अभी ये सारा का सारा अमला, हमारे यहाँ एक धार्मिक यात्रा होती है हिंदू भाइयों की, वो हरिद्वार से पवित्र जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए साल में एक बार ये यात्रा आती है। सभी पुलिस वाले बिजी थे, इसकी वजह से वो गवाही नहीं हो सकी। तो बीच में मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की, उसकी छोटी डेट करा करके, और मैं ये गवाही कराऊंगा और इसको जेल भेजने का काम करूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं सर अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि एक मुल्जिम ने दूसरे मुल्जिम का एफिडेविट दिया, तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं, वो कंप्यूटर पे चेक करता है और उस पर पता चल जाता है किसने कितने केसेस में पहले बेल दी हुई है, वो रिकॉर्ड आ जाता है। एक बंदा 3 से ज्यादा बेल नहीं दे सकता, और वो जज साहब खुद चेक करते हैं, उसका आईडी कार्ड और जामिन को खुद एग्जामिन करते हैं। क्या ये कैसे इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया? क्या कोर्ट ने देखा नहीं कि ये बंदा उसी केस में मुल्जिम है? और ये फिर बेल की क्या हैसियत हो गई इसकी? ये तो फिर दोनों की बेल भी कैंसिल होगी इस तरह से, तो ये तो मुजरिम बन गए दोनों ही। जी, एक नए मुकदमे के 420 के, जिस तरह आपने बताया। जी जी, देखिए, पहले यहाँ भी भारत में भी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी, क्योंकि लॉ तो वही है, सेम वही 1860 का, वही सारा इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी। हमारे यहाँ आईपीसी है, आपके यहाँ पाकिस्तान पेनल कोड है। हाँ, पीपीसी वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो कानून वही है, वही मुल्ला की किताब आपके यहाँ फैमिली लॉ में पढ़ाई जाती है, वही भारतीय किताब जो है वो वहां पर पढ़ाई जाती है, वो लॉ सेम ही है। तो अब आकर के यहाँ चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा भारतीय उसमें बीएनएस की वो आ गई है, तो वो अभी थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ भी पहले मैनुअल होता था, भाई कोई जमानती दे रहा है तो उसके मैनुअल हाथ से मुचल के भरे जाते थे, जितने की जमानत में 50,000 या 10,000 या जो भी ऑनरेबल कोर्ट जो भी जमानत में खोलती थी, मुचल के भर के उसको फोटो लगा करके दे देते थे, भाई ये जमानती है। वेरीफाई करते थे, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, वोट कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल जैसे आपके यहाँ एनआईसी होती है, वो चेक करते थे, हाँ भाई ठीक है, जज साहब अपने सामने चेक करते थे। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड काम होने लगे थे, पैसे ले लेके जमानती, फर्जी जमानती आ जाते थे जमानत, और जो मुलजिम लोग हैं वो जेल से बाहर आ जाने के बाद वो रफू चक्कर हो जाते थे, फिर उनको ढूंढने के लिए 20-20 साल 10-10 साल लग जाते थे, और वो सारा सिस्टम जो है वो ठप हो जाता। लेकिन जब से ये जो न्यायिक प्रोसीडिंग में जो कंप्यूटर आया है और ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा है, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी, तो बाकायदा पहले मैनुअल, फिर उसके बाद मैनुअल रजिस्टर बनने लगे, जो जमानत लेने लगा उसके फोटो लगाने लगे ताकि ये पहचाना जा सके इसने पहले जमानत तो नहीं ली है। और अब वो रजिस्टर भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा जमानत लेता है तो ऑनलाइन उसका एनआईसी नंबर भरा जाता है, वो तुरंत सामने आ जाता है। तो कोर्ट उसकी जमानत नहीं लेता, वो उसको रिजेक्ट कर देता, भाई हम आपकी जमानत नहीं मानेंगे, आप फर्ज जमानती लेके आओ। आपके यहाँ 3 ले सकते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी पे, अगर प्रॉपर्टी 3-4 है उसके पास, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी देता है तो उसकी जमानत मान लेते हैं, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी शॉर्टी के रूप में अलग अलग दी है। लेकिन अगर एक जमानती एक प्रॉपर्टी को 2 या 3 लोगों को देता है तो हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता। इसी प्रकार जो मुलजिम है, जो भी मुलजिम है, एक एफआईआर में मान लो 3 मुलजिम है, तो और तीनों बेल पे आए, एक पहले आ गया 2 बाद में आ गया, तो कभी भी एक ही एफआईआर में अगर 2 या 3 मुलजिम है और एक मुलजिम पहले आ गया, 2 अंदर है, तो जो बाहर आ गया वो कभी भी उस दूसरे मुलजिम का एफिडेविट, स्पॉटिंग जो एफिडेविट है बिल एप्लीकेशन का, वो नहीं दे सकता।
और जो बेल बॉन्ड का सपोर्टिंग एफिडेविट है वो नहीं दे सकता। लेकिन इस मामले में आपने देखा होगा, सीमा हैदर वाले मामले में जो सपोर्टिंग एफिडेविट लगा हुआ है वो नेत्रपाल का लगा हुआ है। या बिल्कुल सही बात। तो उस वक्त क्योंकि मीडिया ट्रायल था और बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड केस था, या तो जल्दबाजी में उनके स्टाफ जो कोर्ट का स्टाफ है वो चेक नहीं कर पाया, कि प्रॉपर चेक नहीं कर पाए हों, भूल का विषय हो सकता है। लेकिन ये हमारे लिए कैंसलेशन का एक बहुत, लेकिन मैं चाहता हूं जो मैंने प्रोसीडिंग की हुई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी एक प्रोसीडिंग में इसको सम्मन हो जाए कोर्ट से और ये जेल में चली जाए, तो वो ऑर्डर्स लेके हम बेल कैंसिलेशन में लगा देंगे, वो भी तुरंत इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी और ये फिर जेल जाएगी। फिर इसको जल्दी से हम कहीं से कहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी जमानत हम नहीं होने देंगे एक बार बेल कैंसिल होने के बाद।